तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बैठो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। राहुल बोले नरेंद्र मोदी वास्तव में है सरेंडर मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी बताया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को झूठा बताया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना कोई देश में घुसा है और ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती हैं कि चीन ने पेंगोल झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी है। गलवान हिंसा झड़प मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक चीन का नाम नहीं लिया। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो विदेशी तबलीगी जमाती पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। गृह मंत्री ने किया था ब्लैकलिस्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इन विदेशी तबलीगी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्री द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में 7 विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्री के इस कदम को संवैधानिक बताया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने बिना हमारा पक्ष सुने हुए ये फैसला किया जो एकदम असंवैधानिक है। वहीं दरअसल आपको बता दें कि 2 अप्रैल को पीआईबी ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की सूचना दी थी जो उस वक्त भारत में मौजूद थे। वहीं इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने कोरोना महामारी पूरे देश में फैलाई थी और वीजा का उल्लंघन किया था और इन्होंने कोरोना महामारी को छुपाया था, जिसके बाद इनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया और सभी को 10 साल की अवधि के लिए भारत की यात्रा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि 10 साल तक ये भारत की यात्रा कभी नहीं कर सकते। तो इसके बाद इनके फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या आगे निर्णय लेता है इनको लेकर। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल से मोदी को बड़ा झटका। नेपाल ने पार की सारी हदें। भारत की जमीन को अपना बताने के बाद रेडियो पर सुनाया वहां के मौसम का हाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त की अहम बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच अब नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोका है। नेपाल की संसद ने इस महीने के शुरू में ही भारत के 3 क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना बताया था और इसे अपने राजनीतिक नक्शे में पास किया था। अब इतना ही नहीं, नेपाल ने एफएम रेडियो स्टेशनों से इन तीनों क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन देना भी आज शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मोदी सरकार को यह काफी बड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों आपको बता दें अब नेपाल ने सारी हदों को पार करते हुए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा के करीब अपने रेडियो पर लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के मौसम का हाल आज बताना शुरू कर दिया है। तो ये काफी बड़ी घटना मोदी सरकार के साथ और हमारे भारत के साथ घट रही है कि किस तरह से चीन के साथ विवाद के बीच नेपाल इसका फायदा उठाकर तीनों क्षेत्रों को अपना बता रहा है, लेकिन ये भारत के क्षेत्र हैं और भारत इनको किसी भी कीमत पर नहीं देगा। तो ये मोदी सरकार को काफी बड़ा झटका है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लोगों से की खास अपील। जी दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके फैंस ने सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर जैसे बड़े सुपरस्टारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नए टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। अब इसी को लेकर सलमान खान ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट कर अपने फैंस से अपील की है कि वह सुशांत सिंह के फैंस के साथ खड़े रहें। उन्होंने ट्वीट कर सलमान खान ने कहा कि मैं अपने सभी फैंस से अपील करता हूं कि वो सुशांत सिंह के फैंस के साथ खड़े रहें और उनके साथ गलत भाषा और अपशब्दों का प्रयोग ना करें। आगे सलमान खान ने कहा कि क्योंकि इसके पीछे लोग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप लोग कृपया उनका समर्थन करिए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके फैंस का समर्थन करिए और उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि अपने प्रिय का जाना बहुत ही दुखद होता है। क्योंकि सलमान खान के खिलाफ बिहार सहित कई जिलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो ये काफी बड़ी अपील सलमान खान ने की है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तेलंगाना सरकार ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा लॉकडाउन और कोरोना महामारी में मोदी सरकार ने नहीं की हमारी मदद। 1000 वेंटिलेटर्स हमने मांगे थे, लेकिन सिर्फ 50 वेंटिलेटर्स ही मोदी सरकार ने हमें दिए। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से तेलंगाना सरकार ने मोदी सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि हमने मोदी सरकार से 1000 वेंटिलेटर्स मांगे थे, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 50 वेंटिलेटर्स ही हमें दिए हैं। आगे
तेलंगाना सरकार ने कहा है कि हमारी मशीनों को प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर ICMR ने कोलकाता भेज दिया। मशीनों का ऑर्डर तेलंगाना सरकार ने किया था, लेकिन वो वहां भेजे गए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से ना तो अभी तक कोई पैसा राज्य को मिला है और ना ही सुविधा। इसके बावजूद भी राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। तो ये काफी बड़ा आरोप लगाया है कि इतने बड़े पैकेज की घोषणा करने के बाद भी राज्य सरकारों को अभी तक मोदी सरकार से लॉकडाउन और कोरोना महामारी को रोकने में कुछ भी पैसा नहीं मिला है। तो ये साफ कह दिया है तेलंगाना सरकार ने कि मोदी सरकार ने इतने बड़े बड़े राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन वो सिर्फ एक जुमला था। और इसमें सच्चाई ये है कि हमें 1 रुपया भी नहीं दिया गया और हमने 1000 वेंटिलेटर्स मांगे थे, सिर्फ हमें 85 मिले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को दी 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये सबसे बड़ी अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की आज मंजूरी दे दी है। मिल रही खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने की छूट दे दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार चीन भारत पर हमला कर रहा है और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की प्रताड़नाओं के कारण मैं आज तक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को झेल रही हूँ, आंखों से भी नहीं दिख रहा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 9 साल तक उन्हें प्रताड़ना दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के मामले में 9 साल तक जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो प्रताड़नाएं मुझे 9 वर्षों में दी थी, उनके कारण मेरी कई चोटें उभरी हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा कि और उसी दौरान मेरे सिर में जो चोटें लगी थी वे उभरी है। प्रज्ञा ने बताया कि वह तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरी आंखों से अब दिमाग तक सूजन हो रही है और पूरे शरीर में मवाद भरा हुआ है। इसके कारण मेरी एक आंख से बिल्कुल दिखना बंद हो गया है, जबकि दूसरी आंख से थोड़ा सा दिखता है। आगे प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अब मेरी दाईं आंख से धुंधला दिखता है और बाईं आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने की है कि कांग्रेस की वजह से ही मेरी आंखों से कम दिखना शुरू हुआ है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी मैं कांग्रेस की वजह से ही झेल रही हूं। तो यह काफी आरोप लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो वीर जवानों की शहादत पर मोदी पर भड़के कन्हैया कुमार, कहा ये फेकू नहीं मोदी फट्टू भी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और हमले में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी पर कन्हैया कुमार ने हमला किया है। कन्हैया कुमार ने अपने ट्विटर पर लिखा कि घर में घुसकर मारूंगा कहकर सत्ता में आने वाले हमारे 20 सैनिकों की मौत के बाद कह रहा है कि घर में कोई घुसा ही नहीं, ये फेकू नहीं बल्कि फट्टू भी है। इसी ट्वीट को कुछ समय में 61,000 से अधिक लोगों ने पसंद किया, जबकि कन्हैया कुमार के इसी ट्वीट को 14,000 बार रीट्वीट किया गया। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है भैया आपको बता दें, क्योंकि कन्हैया कुमार की पार्टी को सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता नहीं दिया था और नहीं बुलाया था। इसके बाद ये कन्हैया कुमार का काफी बड़ा हमला सामने निकल कर आया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से रोक हटाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वहीं संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट से जगन्नाथ यात्रा की मांगी अनुमति, कहा आशा करते हैं कि भगवान हमारी जरूर सुनेगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस दिनों कोरोना महामारी चरम पर है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर जगन्नाथ यात्रा हुई तो इसमें भारी भीड़ उमड़ेगी, जिससे कि कोरोना महामारी फैलने का संकट है। अब इसी को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन अब बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जगन्नाथ यात्रा की करने की अनुमति दे और इस पर रोक ना लगाए। जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि लॉकडाउन नियमों को उल्लंघन ना किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाए और कोई भी सार्वजनिक स्थान पर किसी तरह का कोई भी कदम ना उठाया जाए। लेकिन अब बीजेपी मंत्री ही खुद सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठी करने की बात कह रहे हैं। तो संबित पात्रा ने काफी बड़ी मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पर क्या फैसला सुनाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो शर्जील इमाम के भाषण के बाद ही उत्तर प्रदेश में भड़के थे दंगे। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने हलफनामे में दावा किया है कि शर्जील इमाम ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, उसके बाद ही अलीगढ़ में कानूनी व्यवस्था बिगड़ी थी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान
दंगइयों ने मंदिरों में रखे दान पत्र को भी लूट लिया था। वहीं यूपी पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि CAA के विरोध में हुई हिंसा की आग को शरजील इमाम के भड़काऊ भाषण की चिंगारी ने भड़काया था, जिसके बाद उसे फिलहाल गुवाहाटी जेल में बंद कर दिया है और उस पर अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी ऐसे तथ्य अभी पुलिस के सामने नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस ने ये दावा किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली में कोरोना महामारी रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया के साथ की बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी चरम पर है। अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने रोकने के लिए एक बार फिर से सभी के साथ बैठक की है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह कोरोना मृतक का आकलन कर बताए कि उसे कितने दिन पहले कहां से अस्पताल लाया गया था। यदि वह होम आइसोलेशन में था तो उसे सही समय पर लाया गया था या नहीं। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सभी संक्रमित व्यक्तियों की कंटेक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीनिंग करने के लिए आरोग्य सेतु और ऐतिहासिक ऐप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं कंटेनमेंट जोन्स के बाहर प्रत्येक घर की सूची लगाई जाए। कोविड मरीजों के अस्पताल, कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन में रखाया जाए। तो ये काफी बड़े अहम फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से। वो भी हमने देखा और वो सब कौन हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली